हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी कंसाइज वीडियो ऑफ आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने स्थापत्य कला के रूप में स्तूप, चैत्य एवं विहार तथा गुफा निर्माण कला के विषय में जाना है। आज हम इसी स्थापत्य कला की अगली कड़ी यानी स्तंभ निर्माण कला के विषय में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। स्तंभों का निर्माण मौर्य काल में आरंभ होता है। दरअसल मठ के संबंध में स्तूपों एवं विहारों का निर्माण मौर्य काल की स्थापत्य के क्षेत्र में प्रमुख विशेषता रही है। फिर भी इस कलावधि में स्तूपों एवं विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ, चट्टानें काटकर गुफाएं एवं विशाल मूर्तियां बनवाई गईं। इनमें अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ वास्तुकला का एक विशिष्ट रूप है। वस्तुतः अशोक द्वारा बनवाए गए एकात्मक स्तंभ राजकीय प्रतीकों, युद्ध विजयों एवं धर्म के प्रचार हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। इनकी संख्या लगभग 30 है। चलिए अब स्तंभ के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्तंभों की संरचना या उसकी विशेषताओं के बारे में। अशोक के काल में स्तंभ एक ही चट्टान को काटकर बनवाए गए, जिसमें कोई जोड़ नहीं है, इसलिए इन्हें एकात्मक स्तंभ कहते हैं। स्तंभ आधार की तरफ मोटे एवं ऊपर की ओर क्रमिक रूप से पतले होते गए। स्तंभ का मुख्य भाग गाउदुम लाट या साफ्ट कहलाता है एवं इसका ऊपरी भाग शीर्ष कहलाता है। मौर्य काल में निर्मित स्तंभ में लाट के शीर्ष पर इकहरी या दोहरी मेखला होती थी। मेखला की आकृति आवंगमुखी कमल या उल्टे खिले कमल की तरह बनाई गई थी, जिसके ऊपर एक वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, जिसे अबेकस कहा जाता था। इस अबेकस के ऊपर पशुओं की मूर्तियां निर्मित की जाती थीं। इन स्तंभों की ऊंचाई 30 से 50 फुट तक एवं वजन 50 टन तक रहता है। ये स्तंभ वाराणसी के निकट चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इन स्तंभों पर एक खास तरह की चमकदार पॉलिश की गई है, जिसे ओप कहते हैं। इससे इनकी चमक धातु के समान हो गई। चलिए स्तंभों के विषय में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उपयोगी हैं। स्तंभों का विकास एवं महत्वपूर्ण स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें तो स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है, किंतु अशोक के शासनकाल में राजकीय प्रतीक के रूप में युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में एवं साम्राज्य की प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए स्तंभों पर शिलालेख अति महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही इन स्तंभों का उपयोग राजकीय आदेशों एवं धर्म प्रचार के लिए भी किया जाने लगा। ऐसा देखने में आया है कि एकेमेनियन या ईरानी अखमनी साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। इसी आधार पर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन जैसे विद्वानों ने अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल कहा है, जबकि ऐसा कहना तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अशोक के समय से पूर्व ही स्तंभ निर्माण की परंपरा मौजूद थी। आइए इन स्तंभों में अंतर के बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मौर्यकालीन या अशोक के स्तंभ एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं, जिनमें शिल्पकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एक मेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभ खुले आकाश के नीचे निर्मित किए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ राजमहल या शासकीय भवनों में ही बनवाए गए थे। साथ ही अशोक के स्तंभ एक आधार पर निर्मित है, जबकि ईरानी स्तंभ सीधे भूमि पर टिकाए गए हैं। अशोक के स्तंभ में जो आवंगमुखी कमल है, उसे कुछ विद्वान उल्टा घंटा बताते हैं, जबकि उल्टा घंटा ईरानी कला की विशेषता थी। इसके अलावा अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशु मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं, जिनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है। तो इस तरह की भिन्नता देखने पर मौर्यकालीन स्तंभों को ईरानी साम्राज्य के स्तंभों की अनुकृति नहीं कहा जा सकता। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों की जानकारी एकत्र कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में। मौर्यकाल में बनाए गए शीर्ष पर पशु आकृतियों वाला प्रस्तर स्तंभ आज भी सुरक्षित है। इनमें सबसे प्रमुख है सारनाथ का अशोक स्तंभ। अब बात करते हैं सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ के बारे में। आपको बताएं
तो यह स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ एवं मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह वाराणसी के निकट है। इस स्तंभ की गोलाकार वेदी या अबेकस पर 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए स्थापित किए गए हैं, जो चारों दिशाओं को निरूपित करते हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। इन शेरों के मुख खुले हुए हैं, जो चारों दिशाओं में धम्म का प्रसार एवं विश्व को 4 आर्य सत्यों का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध को प्रतीकबद्ध कराते हैं। इस वेदी के निचले भाग में 4 पशु उत्कीर्ण किए गए हैं, जो हैं एक चौकड़ी भरता घोड़ा, एक सांड, एक हाथी एवं एक शेर। इनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का चक्र घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। दरअसल हाथी भगवान बुद्ध की माता माया के स्वप्न एवं उनके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी का प्रतीक है। सांड वृषभ राशि का प्रतीक है, जिस माह में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। घोड़ा भगवान बुद्ध के कंथक अश्व को दर्शाता है, जिसका उपयोग बुद्ध ने गृह त्याग के समय किया था। और शेर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। शीर्ष फलक या अबेकस के नीचे मुंडक उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। आपको यह बता दें कि सारनाथ का यह शीर्ष स्तंभ भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ का यही शीर्ष स्तंभ आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, जिसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसकी प्रासंगिकता को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि इसमें दर्शाए गए 4 शेर शक्ति एवं सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं एवं ये शेर शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो संयम को दर्शाते हैं। यही शक्ति एवं संयम के संयोजन का सिद्धांत हमारे देश भारत की विदेश नीति का मूल आधार भी है, जिसे नो फर्स्ट यूज नीति के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ के बारे में। यह स्तंभ अभी तक प्राप्त अशोक के सभी स्तंभों में सबसे सुंदर है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसके शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा निर्मित की गई है। शेर के नीचे आसन पर चारों तरफ हंस की पंक्ति उत्कीर्ण है। इसका निर्माण अशोक ने अपने शासन के 27वें वर्ष में करवाया था। इस पर ब्राह्मी लिपि में भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण की कथा एवं राजकीय शासनादेश अंकित है। अब हम बात करेंगे रामपुरवा के स्तंभ के बारे में। लौरिया नंदनगढ़ के समीप रामपुरवा का स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से 1 वर्ष पहले करवाया था। रामपुरवा में अशोक के शिला स्तंभ, पशु प्रतिमा एवं संयुक्त शीर्ष भाग प्राप्त हुए हैं। इस स्तंभ के शीर्ष पर बैल की पशु आकृति उत्कीर्ण की गई है तथा स्तंभ पर धार्मिक घोषणाओं एवं धार्मिक कार्यों का विवरण दिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं लौरिया अरेराज स्तंभ के बारे में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में इस स्तंभ को अशोक द्वारा अपने शासन के 26वें वर्ष स्थापित किया गया था। इस स्तंभ पर धर्म लेखों को उत्कीर्ण किया गया है। इसका शीर्ष भाग उपलब्ध नहीं है, जो शायद टूट गया होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इलाहाबाद स्तंभ के बारे में। यह स्तंभ इलाहाबाद के किले के बाहर स्थित है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त अशोक के इस स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग ले आया और उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति को इस पर उत्कीर्ण करवाया गया। इसके अलावा इस पर 1605 ईस्वी में जहांगीर के राज्याभिषेक की भी घटना का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं संकिसा स्तंभ के बारे में। यह स्तंभ वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले के निकट स्थित है। इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की प्रतिमा बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसी नगर में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। अब जान लेते हैं वैशाली के स्तंभ के बारे में। यह स्तंभ बिहार के वैशाली में स्थित है। माना जाता है अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वैशाली में स्तंभ बनवाया गया था। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था। इसी की स्मृति में यह स्तंभ बनवाया गया था। स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है, जिसकी दिशा उत्तर की ओर है।
जो कि भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा मानी जाती है। अब हम बात करेंगे सांची स्तंभ के बारे में। यह मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इस स्तंभ को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित करवाया गया था। यह सारनाथ के स्तंभ के समान है। इसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। इसकी वास्तुकला ग्रीक बौद्ध कला की सुंदरता एवं संरचनात्मक संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम बात करेंगे रुम्मिनदेई स्तंभ के बारे में। यह नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी एवं नेपाल की अशोक की यात्रा का उल्लेख करता है। इस दौरान अशोक ने लुम्बिनी को कर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया था। इसके अलावा दिल्ली का टोपरा स्तंभ एवं दिल्ली के मेरठ स्तंभ भी मौर्यकालीन स्तंभ हैं, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन स्तंभ की। इस काल का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ मेहरौली का लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह स्तंभ निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की विज्ञान एवं तकनीकी विशेषता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज भी खुले आकाश के नीचे स्थित है, जिस पर अभी तक कोई जंग नहीं लगी है। इसे भगवान विष्णु के सम्मान में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज स्तंभ निर्माण कला के विषय में जाना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम मंदिर स्थापत्य के विषय में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस and do not forget to like, subscribe and share this video. Thank you.